हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 11th नंबर का। और हम लोग जिस सब्जेक्ट पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। तो अभी तक जो है हम लोग 10 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके और आप भी जो है CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको मिल सके। तो अभी तक जो है आपने अगर वो सारे के सारे 10 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्ट में मिलता है, ठीक है। और दोनों पार्टों को मिला करके जो है आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन। तो जो है एक अच्छी खासी जो है एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है आपके पास क्वेश्चंस का भी, जिससे आपकी जो है आप हर एक टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। उसके शॉर्टकट को जान सकते हैं कि कैसे शॉर्टकट तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे जो है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोस नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है 11th नंबर के जो हमारा जो ये टेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट है, इसके जो है फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 20th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 50 एंड 8th टर्म इज 14, देन इट्स 30th टर्म इज। यदि एक समानांतर श्रेणी का 20वां पद 50 है और 8वां पद 14 है, तो इसका 30वां पद क्या है? 60 है, 72 है कि आपका 80 है कि आपका नन ऑफ दीज है? तो देखिए हमें बताना भाई इनमें चारों में से कौन सा आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर बात हो रही है AP की, ठीक है ना। यहाँ पे बात हो रही है AP की, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थात समानांतर श्रेणी की। समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? AP का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा AP का फॉर्मूला होता है आपका TN इक्वल्स टू आपका A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। जहाँ पे N क्या होता है? जो आपका जो है Nवा जो टर्म होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है A क्या होता है? आपका फर्स्ट टर्म होता है। D क्या होता है? उनके बीच का डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है शुरुआत में आपको कि इफ 20th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 50, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको TN की वैल्यू कितनी दी गई है? 50। फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं और N की वैल्यू दी गई है आपको 20, क्योंकि Nवा टर्म कौन सा है? 20th, ठीक है ना। तो N की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 20, ठीक है। और वो जो 20th टर्म है वो है कौन सा? आपका 50। A और D की वैल्यू आपको पता नहीं, तो अब जरा इसको यहाँ पे लिख दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू A प्लस N की जगह आप 20 रख देंगे, 20 माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A प्लस 19D। क्या हो जाएगा? 50 इक्वल्स टू A प्लस 19D। क्लियर है? अब जरा देखो आगे क्या कह रहा है? एंड 8th टर्म इज 14। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 8th टर्म दिया गया है, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? आपका A प्लस 14 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A प्लस, ये आपका 8th टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका बन जाएगा जो है 14 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A प्लस 7D, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लें और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लें। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ से A और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो A प्लस आपका कितना है? 19D इक्वल्स टू 50 के हैं और ये है आपका a प्लस
7D इक्वल्स टू आपका जो है 14 के है। माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 12D बचेगा और ये आपका 36 बचेगा। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब इनमें से किसी एक समीकरण में आप D की वैल्यू रख दीजिए तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर रखते हैं D की वैल्यू को, अगर इसमें आप रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस 7 इंटू D कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू 14 के। तो A इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, A इक्वल्स टू -7 के आ जाएगा। A इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, -7 के आ जाएगा। क्लियर है। देखो A की वैल्यू भी मिल गई आपको, D की भी वैल्यू मिल गई। अब आपसे पूछा कि 30th टर्म में क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि 30th टर्म क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे 30th टर्म निकालें तो ये हो जाएगा आपका A प्लस। अब देखो A की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा A की वैल्यू है आपकी जो है A की वैल्यू कितनी, -7। तो -7 प्लस, अब कौन सा टर्म निकालना है आपको, 30th। तो n की वैल्यू तो आपको पता कितनी है 30, तो हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना, -1 और D की वैल्यू कितनी है, इंटू आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 और प्लस हो जाएगा आपका 29 इंटू 3। तो 29 इंटू 3 कितना होता है आपका 87। तो हो जाएगा -7 प्लस 87। तो ये आ जाएगा आपका 30th टर्म आ जाएगा आपका 80। कितना आ जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो भाई जो AP होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। जहाँ पे A क्या है आपका फर्स्ट टर्म, N क्या है आपका जो आपका nवा जो टर्म दिया गया है, ठीक है ना, nवा जो पद दिया गया है, और आपका D क्या है, उनके बीच का डिफरेंस है। तो 30th टर्म आपको निकालना था, अर्थात Tn की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 30th टर्म क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों समीकरण से आपको A और D की वैल्यू मिल गई, वो A और D की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, तो जो है आपका 30th टर्म क्या आ जाएगा आपका 80। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर इज 4 टाइम्स रवीज एज। 5 years बैक रवीज फादर वॉज 7 times as old as Ravi was at that time. Okay, the present age of Ravi's father is. रवि के पिता की वर्तमान आयु रवि की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रवि के पिता की आयु उस समय रवि की आयु की 7 गुना थी। तो रवि के पिता की वर्तमान आयु क्या है, 40 ईयर, 35 ईयर, 84 ईयर कि 70 ईयर। तो देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं रेशियो के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो में देखो दिया गया है रवि है और रवि के फादर हैं, रवि और रवीज फादर, ठीक है। उसके पिता दोनों के एज के बीच कुछ रेशियो यहाँ पे दिया गया है। देखो पहला रेशियो क्या बनेगा, कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर इज 4 टाइम्स रवीज एज, 4 गुना है। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो बनाते हैं तो अगर हमने रवि की एज 1 मान ली तो इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अगर जो है यहाँ पे हम रेशियो की बात करें तो भाई जो फादर की एज है प्रेजेंट टाइम पर वह रवि की एज की 4 गुना है। तो यहाँ पे अगर देखें हमने रवि की एज 1 मानी तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 4 ईयर। क्लियर है। और ये जो है ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे है आपका कि 5 years बैक, ठीक है, रवीज फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज रवि। अब जो है 5 वर्ष पहले क्या है, 5 वर्ष पहले जो रवि के पिता की आयु थी वह रवि की आयु की 7 गुना थी। अर्थात अगर तब मैं रवि की आयु 1 मानता तो रवि के फादर की आयु 7 निकल के आती। लेकिन ये जो आपका रेशियो है ये 5 ईयर एगो का रेशियो है, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले का रेशियो है, ठीक है। 5 वर्ष पहले रवि की आयु अगर 1 थी तो फादर की आयु आपकी 7 थी।
प्रेजेंट टाइम पे क्या है, रवि की आयु अगर 1 है तो फादर की आयु आपकी 4 ईयर है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा उसको समझिए। रेशियो बनाने के बाद आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखिए, तो 1 और 1 के बीच का डिफरेंस है 0, 7 और 4 के बीच का डिफरेंस है 3। अब क्या दोनों तरफ के रेशियो का डिफरेंस बराबर है क्या? नहीं। तो अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर देखिए अगर डिफरेंस बराबर होता तो रेशियो का डिफरेंस इक्वल टू हो जाता आपका ईयर के बीच जो डिफरेंस है। लेकिन जब रेशियो का डिफरेंस बराबर नहीं है तो अब हमें रेशियो का डिफरेंस पहले बराबर करना है। तो वो कैसे करना है, जरा उसको समझ लीजिए। तो यहां पर देखो 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है, 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई आप नीचे कर दें। 1 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दें। तो 1 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो ये जो आपका नया रेशियो बन जाएगा, कितना बन जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस अब बराबर होगा। देखो यहाँ भी डिफरेंस 3 है और यहाँ भी डिफरेंस आपका 3 है। क्लियर है, समझ में बात आई? तो ये वाला जो ऊपर वाला रेशियो ये आपका प्रेजेंट टाइम का रेशियो है, नीचे वाला रेशियो आपका 5 ईयर एगो का रेशियो है, अर्थात 5 वर्ष पहले का रेशियो है। अब जरा देखो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो आपका रेशियो के बीच का डिफरेंस है वो कितना है आपका 3। ईयर के बीच का कितना डिफरेंस है, तो ये ऊपर का रेशियो दिया गया है प्रेजेंट का, ये दिया गया है 5 ईयर एगो का। तो ईयर में आपका 5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3 = 5 के। तो 1 = किसके हो जाएगा, 1 = हो जाएगा आपका 5/3 के, 5/3 के। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर, प्रेजेंट एज ऑफ रवीज फादर, तो प्रेजेंट का रेशियो कौन सा है, आपने कहा 6:24, तो 24 इंटू हो जाएगा आपका 5/3, 3 8 जा 24, 8 5 जा आपका हो जाएगा 40। प्रेजेंट टाइम में जो उनकी एज है वो 40 है। अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि की हो जाएगी प्रेजेंट एज कितनी, 6 × 5/3, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो रवि की प्रेजेंट एज है 10 ईयर और उसके फादर की प्रेजेंट एज है 40 ईयर। क्लियर है, तो 1:4 बन जाएगा ना, देखो 1:4 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 ईयर एगो, तो भाई रवि के फादर की एज थी 35 और रवि की एज थी 5, ठीक है भाई। अगर आपकी प्रेजेंट एज आपको पता है तो अगर मैं कहूं कि 5 ईयर एगो, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से 5 माइनस कर देंगे, आफ्टर 5 ईयर तो आप 5 प्लस कर देंगे। क्लियर है, तो प्रेजेंट एज रवि के फादर की 40 ईयर है। अगर आप रवि की निकालेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका 10 ईयर। क्लियर है, तो यहाँ पे आपसे रवि के फादर की पूछी गई है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, रवि के फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है आपकी 40 ईयर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 30th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वर्कर्स द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू ब्रिंग द प्रोडक्शन एट द प्रीवियस लेवल। श्रमिकों की कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। उत्पादन को पहले के स्तर पर लाने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, 20%, 25%, 80% के 75%। तो देखो भाई ऐसा है, किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है वो वर्कर और वर्कर के कार्य करने के समय पर डिपेंड करता है कि भाई कितने वर्कर हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रोडक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा वर्कर मल्टीप्लाई वर्किंग आवर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वर्किंग आवर।
ठीक है भाई, जो श्रमिक है, जो प्रोडक्शन है, उसी पर डिपेंड करता है कि जो श्रमिक है, जो वर्कर है, वो कितने घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका वर्कर इंटू आवर, अर्थात जो आपके वर्कर हैं वो कितने समय तक काम करते हैं। अब देखो, अगर भाई वर्कर ज्यादा हैं, ठीक है ना, तो समय कम लगेगा कोई प्रोडक्शन करने में। ठीक है, कम समय तक उनको काम करना पड़ेगा। अगर वर्कर घट जाएंगे तो समय क्या होना पड़ेगा उनको, जो है प्रोडक्शन को बराबर करने के लिए, भाई एक कंपनी है उसमें कुछ वर्कर हैं, वो कुछ समय तक काम करते हैं और एक लेवल में एक कुछ जो है क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। अब को क्या हो गया भाई, वर्कर क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो अब जब वर्कर कम कर दिए गए, प्रोडक्शन उतना ही रखना है, तो फिर जो है आपको वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा। वही चीज यहां पर पूछी जा रही है कि कितने प्रतिशत की जो है कार्य के घंटों में वृद्धि की जाए। तो देखो, अगर हम कमी की बात करें तो वर्कर में कमी कितने की गई, 20% की। ठीक है ना, कितने की कमी की गई। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, कितना किया गया, 20%। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब देखो मेरी बात जरा ध्यान से समझना, तो यहां पे प्रोडक्शन जब हो रहा था, अब अगर आप मान लो 20% का मतलब हो गया 1/5, अगर 5 वर्कर थे तो वो आपके 4 घंटे काम करते थे। भाई देखो, वर्कर में जो है क्या कर दिया गया, 20% की कमी कर दी गई। आप ये मान के चलो कि ये 5 जो है टोटल वर्कर है उस कंपनी में, तो 5 वर्कर हैं तो 4 घंटे काम करते हैं। अब यहां पर ये टोटल है, इसकी कमी कर दी गई। ठीक है ना, तो यहां पर जब कमी कर दी गई तो अब जो है वर्कर हो गए 4, तो इनको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, इनको 5 घंटे काम करना पड़ेगा। ये वर्कर है और ये जो है आवर का रेशियो है। बात मेरी समझ में आ रही है। जब 5 वर्कर थे तो 4 घंटे काम करते थे, अब 4 वर्कर हैं तो 5 घंटे काम कर रहे हैं। भाई 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहां पे हमने 5 को, इसको डिनोमिनेटर को टोटल मान लिया, टोटल वैल्यू, और ये हो गया जो न्यूमरेटर, ये की कमी हो गई। तो पहले 5 वर्कर तो 4 घंटे काम, अब 4 वर्कर तो 5 घंटे काम। तो कितने घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, कितना प्रतिशत आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि कितने घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज आर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम परसेंटेज आर की बात करें तो कितना हो जाएगा, आपको 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। कितने में, पहले 4 थे उसी पे तो बढ़ाना पड़ेगा। भाई आपको पहले आप 4 घंटे काम करते थे, जो कि 5 श्रमिक थे तो 4 घंटे काम, अब 4 श्रमिक तो 5 घंटे काम। तो कितने घंटे बढ़ा दिया गया, 1 घंटे किस पर, 4 पे, इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25। तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात 25% आपको जो है वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया। प्रोडक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्कर इंटू वर्किंग आवर्स, ठीक है ना। डिक्रीज कितने का है, 20% का, अर्थात 1/5 का। तो 5 वर्कर थे तो 4 घंटे काम, 4 वर्कर तो 5 घंटे काम। तो 1 घंटे आपको बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 4 पर। तो 25% आपको बढ़ा देना होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 4th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि अ सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 10 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 10 गुना हो जाएगी। 59 ईयर है, 54 ईयर है कि 49 ईयर है कि 35 ईयर है। तो अब देखो यहां पर बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट हो आपका हर ईयर का क्या होता है, समान होता है। तो अब यहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल आपके पास P है,
प्रिंसिपल अगर आपके पास p रुपीज है, प्रिंसिपल अगर आपके पास p रुपीज है, तो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, वो मिल रहा है 2p। कितने टाइम में, 6 ईयर में। तो यहां से आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहां पे निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया आपका 2p, प्रिंसिपल कितना था आपका p, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको p मिला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका PRT अपॉन 100, अर्थात प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहां पे अगर हम बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, हमें R निकालना है। R बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका P इंटू T। अब देखो SI कितना है आपका P है, P इंटू 100 अपॉन हो जाएगा P प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है आपका 6। प्रिंसिपल तो P आपने माना P रुपीज, तो P इंटू 6, P से P कैंसिल हो जाएगा, किसे कैंसिल कर दो 2 से, ये 50, ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50/3%। कितना आ जाएगा 50/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका निकल गया। अब कह रहे हैं कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है ना, जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 10 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही वही आपकी जो धनराशि है कितने समय में अपनी की 10 गुना हो जाएगी। अब देखो यहां पर समझो, यहां पर अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कितना है आपका, जो आपका सेम आपने P माना था वही है, लेकिन जो अब अमाउंट है वो आपका हो जाएगा 10p। टाइम आपको बताना है, टाइम कितने टाइम में हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 50/3% है। SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 10p माइनस p, तो ये हो जाएगा आपका 9p। अब देखो अगर हम टाइम बराबर करें तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर तो हो जाएगा SI इंटू 100 अर्थात 9p इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका p इंटू 50/3। ठीक है ना, 50/3, फी से p कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा हो जाएगा आपका 10, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। तो 54 ईयर आपका सही आंसर आ जाएगा। 54 ईयर में वह अपने आप का 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। ठीक है भाई, पहले वो 2 गुना हो रहा था, अर्थात अगर प्रिंसिपल P था तो जो आपको अमाउंट मिल रहा था, अमाउंट बराबर क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट, तो वो आपको 2p मिल रहा था, उसमें SI कितना है आपका P है, तो वहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है। अब वो अपने का जो उसका प्रिंसिपल P था वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10p हो रहा है, अर्थात SI कितना है आपका 9p है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको 54 ईयर का। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब 29 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 61 डिग्री अपॉन साइन क्यूब 61 डिग्री माइनस साइन क्यूब 29 डिग्री इज 2 cos 29 डिग्री, 2 sin 29 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 32 डिग्री। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आपको जो है पता है, आपको ये चीज पता है कि वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपका sin थीटा। अब अगर cos को हम sin में कन्वर्ट कर लें
तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, देखो cos 29 डिग्री दिया गया है, cos 29 डिग्री। अगर इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है ना, क्या दिया गया है, cos 29 डिग्री। अगर मैं इसको cos में साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो जगह cos 90 माइनस 61, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन 61 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 61 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये दिया गया है cos 61 डिग्री। इसको मैं अगर जो है साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 29, तो ये हो जाएगा आपका साइन का, ये हो जाएगा आपका साइन का जो है साइन का जो है 29 होगा ना यहाँ पे भाई। ये आपका कितना है, cos 29 है, cos 29 में 90 माइनस 61, तो ये साइन 61 डिग्री आएगा ना यहाँ पे, साइन 61 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 29, तो ये हो जाएगा आपका साइन 29 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आया भाई। हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो cos 29 डिग्री दिया था उसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो cos 29 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 61। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 61 डिग्री। इसी प्रकार से जो cos 61 डिग्री दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 29, तो हो जाएगा साइन 29 डिग्री। अब वहाँ पर इस वैल्यू को रख दीजिए। अगर आप यहाँ पर रखते हैं, ये दिया गया है आपको cos क्यूब 29 डिग्री माइनस दिया गया है cos क्यूब 61 डिग्री। ठीक है, अपॉन में दिया गया है आपको साइन क्यूब 61 डिग्री माइनस साइन क्यूब 29 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखो cos 29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 61, तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब 61 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब 29 डिग्री। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका साइन क्यूब 61 डिग्री माइनस साइन क्यूब 29 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब देखो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब 1 होता है आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अ मोटर बोट टेक्स 3 hours टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। इट टेक्स 4 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज रिस्पेक्टिवली। एक मोटर बोट धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। शांत जल में मोटर बोट की गति और धारा की गति क्रमशः है। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखो जरा, देखो एक भाई बोट है जो धारा में इस प्रकार से बह रही है, ये धारा है, धारा में ये बोट कुछ इस प्रकार से चल रही है। आपने बोट की स्पीड मान ली 20 किलोमीटर पर आवर और आपने स्ट्रीम की स्पीड मान ली u किलोमीटर पर आवर। तो अब जब वह डाउन स्ट्रीम में बोट जाएगी, जब धारा की दिशा में बोट जाएगी, तो उस कंडीशन में भाई बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और जब वह अप स्ट्रीम में आएगी बोट, जब धारा के विपरीत आएगी, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल आएगी, अप स्ट्रीम में आएगी,
तो उस कंडीशन में जो बोट है, बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी तो भाई वो स्ट्रीम के अपोजिट आ पाएगी। अगर कम होगी तो स्ट्रीम तो उसको बहा के ले जाएगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालें, डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालते हैं, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम में अगर हम स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी b प्लस यू, ठीक है। अब b प्लस यू जो है, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 12 किलोमीटर, कितना टाइम ले रहा है उसको 3 घंटे का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो b प्लस यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12/3, तो ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से अगर हम अप स्ट्रीम पे जो है बात करें, अगर हम बात करें अप स्ट्रीम में स्पीड की, अप स्ट्रीम में अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, तो आपने कहा जाएगी b माइनस यू, ठीक है। तो b माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v माइनस यू कितना है आपका, दूरी तो 12 किलोमीटर की है लेकिन उसको जो समय लग रहा है वो 4 घंटे का लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे आप a बराबर मान लो b प्लस यू और b बराबर मान लो आप b माइनस यू, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2। कितना हो जाएगा आपका a कितना है, तो a बराबर आपने b प्लस यू माना है, b प्लस यू की वैल्यू आपकी 4 है, 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 7/2, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी अपॉन 2। a कितना है आपका 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये जाएगा आपका 1/2, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्या लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो है बोट की स्पीड हो जाएगी आपकी 3.5 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी आपकी 0.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर a माइनस बी अपॉन 2। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3.5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर आपका 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका जो है कि राम इन्वेस्टेड 1600 रुपीज एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ही गॉट 2500 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। राम ने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये का निवेश किया। निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे 2500 रुपये मिले। ब्याज की दर ज्ञात करें। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है प्रिंसिपल, हमें दिया गया है प्रिंसिपल कितना दिया गया, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है 1600 रुपीज। अच्छा, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 year, टाइम दिया गया है 2 year। और जो कंपाउंड अमाउंट उसको मिला है, अर्थात जो चक्रवृद्धि मिश्रधम उसको मिला है, ठीक है ना, जो कंपाउंड अमाउंट उसको मिला, जो कंपाउंड अमाउंट उसको मिला है, जो कंपाउंड अमाउंट उसको मिला है
वो मिला है 2500 रुपये। वो कितना मिला है? वो मिला है आपका 2500 रुपीज़। क्लियर है? अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताना है। आपको बताना है कि आपको आर की वैल्यू बतानी है। अब देखो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? ये होता है आपका P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर आपका होता है T। अब देखो अगर आप यहाँ पे A रखते हैं तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 2500, P की वैल्यू कितनी है आपकी 1600, 1 प्लस आर आपको फाइंड करना है अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। अब देखो जब इसको यहाँ इधर लेके आओगे तो जाएगा आपका 2500 अपॉन 1600 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 अपॉन 16 को आप लिख सकते हैं 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 2। जब पावर सेम होते हैं तो बेस भी आपके बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 5/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है? यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो से ये दो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो r अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1/4। तो r बराबर हो जाएगा आपका 100/4, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो r बराबर आ जाएगा जो है आपका 25%। r बराबर हो जाएगा आपका 25%। ठीक है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 25%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर क्या निकल के आएगी आपकी 25% निकल के आएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 11 एंड 17। द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज। दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 11 और 17 हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बहुत सिंपल सा देखो दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो टू नंबर्स का HCF क्या है? HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29। अब देखो उसके दो फैक्टर दिए गए हैं, LCM के दो फैक्टर दिए गए हैं। LCM के जो है दो फैक्टर दिए गए हैं, टू फैक्टर्स ऑफ their LCM is 11 and 17। तो देखो हम यहाँ पे अगर बात करें तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर इज 29 इंटू 11 एंड लार्जर नंबर इज 29 इंटू 17। तो ये हो जाएगा कितना आपका 11 9 जा 99 बचे, होल्ड हुआ आपका कितना 9, 11 2 जा 22 और 9 हो जाएगा आपका 31। ठीक है? क्लियर है भाई? 11 9 जा 99, 9 आपका होल्ड हुआ, 11 2 जा 22 और 9 हो जाएगा 31। तो जाएगा 319। जरा 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 में, 17 9 जा 153 होता है। तो 3 आपका यहाँ पे रख दिया, 15 आपका होल्ड हो गया। 17 2 जा होता है आपका 34 में जरा 15 ऐड कर दीजिए। तो 34 में जब 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। तो बड़ा नंबर क्या है आपका जो है? बड़ा नंबर है आपका 493। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में बात आई। भाई HCF क्या होता है? HCF मतलब जो वैल्यू जिसका जिन संख्याओं का वो HCF है वो संख्या उस 29 से डिविजिबल है। और LCM क्या होता है? LCM मतलब कि जो LCM है वो जो है उन दोनों संख्याओं से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको LCM के दो फैक्टर दिए गए थे 11 और 17, आपको उन दोनों का क्या दिया गया था? HCF दिया गया था 29। तो एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 319 और एक हो जाएगी 493। तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका? 493। क्लियर है? तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर फॉर 30 रुपीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। चीनी के मूल्य में 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति 30 रुपए में 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो मूल कीमत क्या थी? ABCD में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि जो चीनी है उसका जो है ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल प्राइस इज, लेट द ओरिजिनल प्राइस इज, ओरिजिनल प्राइस इज ₹. ठीक है, अब देखो 15% जो है रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन कैन बाई 2 kg मोर शुगर फॉर 30 रुपीज। तो अगर मैं बात करूं कि द प्राइस आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन 15%, आफ्टर रिडक्शन 15% द प्राइस इज, द प्राइस इज, आपने कहा हो जाएगा आपका जो है 85% ऑफ ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अर्थात कितना हो जाएगा आपका 85 A अपॉन 100। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 20A। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा एक चीज़ समझिए भाई, आप मार्केट जाते थे 30 रुपीज़ लेकर के और 30 रुपीज़ में आप कुछ क्वांटिटी में, भाई शुगर का कुछ प्राइस था, ठीक है, और उस प्राइस के आधार पे आप कुछ क्वांटिटी में शुगर खरीद के लाते थे। आप दोबारा फिर से गए और फिर से 30 रुपीज़ ही लेकर के गए, तो दुकानदार ने कहा कि भाई जितनी चीनी आपको चाहिए उतनी चीनी मैंने आपको दे दी, फिर भी आपके कुछ रुपए बच रहे हैं, क्योंकि जो शुगर है उसका रेट घट चुका है। तो अब या तो वो रुपए आप घर लेके जाइए, तो आपने कहा नहीं मुझे घर लेके नहीं जाना, वो रुपए की मुझे शुगर दे दो। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 30 रुपीज़, ठीक है ना, कितने रुपए आप लेके जाते हैं? आप लेके गए 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में आपने कितनी ज़्यादा चीनी खरीद ली? 2 kg चीनी ज़्यादा खरीद ली। 30 रुपीज़ ही आप लेके गए लेकिन 2 किलो चीनी आपने ज़्यादा खरीद ली। तो अगर आपने कहा कि भाई जो आपके पैसे बचे वो 30 रुपीज़ में ही तो बचे, और कितना बचा? 15% उसका बच गया, क्योंकि 15% जो चीनी की प्राइस में कमी आ गई वो 15% पैसा आपका बच गया। मतलब अगर मैं कहूँ तो 15% ऑफ 30, 15% ऑफ 30, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 इंटू 15 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा आपका हो जाएगा 15, 5 2 जा हो जाएगा आपका जो है 10, तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़। अब देखो 4.5 रुपीज़ जो है ये आपके बच गए, 4.5 रुपीज़ आपके बच गए। भाई 9/2 को आप लिख सकते हैं 4/5। तो जो आप 30 रुपीज़ लेके गए, जितनी क्वांटिटी में आप शुगर खरीद रहे थे उतनी क्वांटिटी शुगर खरीदने के बाद आपके पास 4.5 रुपीज़ बच गए।
तो दुकानदार ने कहा कि भाई 4.5 रुपीज जो आपके बचे हैं वो आप वापस लेके जाओगे। तो आपने कहा नहीं, इसकी मुझे चीनी दे दो, इसकी मुझे शुगर दे दो। तो उसने कहा कि इतने रुपए में आपको 2 kg चीनी मिल जाएगी, अर्थात 4.5 रुपीज में आपको कितने केजी चीनी मिल जाएगी? 2 kg चीनी मिल जाएगी। तो 1 kg चीनी का मूल्य कितना होगा? 1 kg चीनी का मूल्य कितना होगा? 4.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.25 रुपीज। 1 kg चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2.25 रुपीज। अब देखो जो आपका जो है 15% डिडक्शन के बाद जो प्राइस था वो कितना था? 17 अपॉन ए रुपीज, ठीक है। तो यहां पर देखो ये बराबर में हो जाएगा 17 अपॉन 20 ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2.25 के। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2.25 अपॉन हो जाएगा आपका 17 इंटू हो जाएगा 20। जरा इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 0 2 5 जा 10 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 0 2 5 जा 10, 1 होल्ड हुआ, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 2 जा 4। अब देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, अपॉन 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा 45 अपॉन 17। 45 अपॉन 17 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 45 अपॉन 17 को आप लिख सकते हैं 2:11 अपॉन 17। कितना लिख सकते हैं? 2:11 अपॉन 17। तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो है आपका 2 रुपये 2 सही 11/17 रुपये, ठीक है ना? ठीक है, 2 सही 11/17 रुपये। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात मेरी समझ में आ गई? भाई देखो ओरिजिनल प्राइस आपने ए माना, तो वो कह रहा है कि 15% प्राइस में जो है क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। तो आपने कहा कि भाई जो ए रुपए उसका जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें 15% कमी करने के बाद जो प्राइस था, प्राइस होगा वो होगा आपका 17 अपॉन 20 ए। अब जो 15% आपका कमी हो रहा है, तो भाई 30 रुपए आप मार्केट लेके गए, तो उसी 30 रुपए में ही तो 15% की कमी हुई। तो कमी हो गई आपकी 4.5 रुपीज आपके बच गए। अब उसने कहा कि 4.5 रुपीज है तो आप लेके जाओ, या तो फिर इसकी चीनी लेके जाओ। आपने कहा भाई इसकी मुझे शुगर दे दो, चीनी दे दो। तो उसने कहा इसमें 2 kg चीनी आपकी आ जाएगी। तो 1 kg का मूल्य कितना? 2.25 रुपीज। तो भाई जब 1 kg का मूल्य 2.25 रुपीज है और यहाँ पे जो घटा हुआ मूल्य था कितना था आपका? 17 अपॉन 20 ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 20 ए इक्वल्स टू 2.25। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:11/17 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस उसका हो जाएगा 2 सही 11/17 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 32 days. If the ratio of their working to complete the work is 9:8, then in how many days a woman separately complete the whole work? एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य को पूरा करने के लिए उनके कार्य करने का अनुपात 9:8 है, तो एक महिला अलग से पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको मैन और वुमेन की जो है इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है 9:8, अर्थात मैन एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो जो आदमी है अर्थात जो मैन है वो एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है, और जो वुमेन है वो एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकती है। ये इनका इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आदमी और एक औरत मिलकर के जो है काम को 32 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनका जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका जो है 32m प्लस 32 वुमेन, यहाँ पे W हो जाएगा, M का मतलब मैन, W का मतलब वुमेन। अब देखो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 9:8, तो ये मिला के हो जाएगी आपकी 17। तो हो जाएगा आपका 32
ये हो जाएगा m प्लस n, और एक मैन की इफिशियंसी 9 यूनिट की, एक वुमेन की 8 यूनिट की है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा आपका 32 इंटू 17 कैसे आया, m प्लस n, तो m की एक मैन की इफिशियंसी कितनी है 9 यूनिट काम करने की, एक वुमेन की 8 यूनिट काम करने की, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 32 इंटू 17। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज अ वुमेन सेपरेटली कंप्लीट द होल वर्क, तो यहां पे अगर हम बात करें कि अ वुमेन सेपरेटली complete the whole work, तो आपने कहा कि होल वर्क है कितना आपका 32 इंटू 17, एक वुमेन की जो है इफिशियंसी कितनी है 8, तो 8 4 जा आपका 32, 17 4 जा 68, अर्थात यह पूरा जो वर्क है वो 68 डेज में कंप्लीट कर देगी। अगर एक वुमेन काम करती है तो यह जो है 68 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने दिन में, 68 डेज में यह काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितने दिन में अकेले पूरा कर सकती है, आपका 16 डेज में। अगर यही मैन की बात करते तो 32 इंटू 17 अपॉन 9 हो जाता, जो आंसर होता है आपका मैन का होता। क्लियर है, तो जो वुमेन है अगर वो अकेले इस पूरे काम को करती है तो उसको 68 डेज लग जाएंगे, तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ओके, whose inner and outer circumference are 367 centimeter and 455 centimeter respectively. What is the width of the track? एक रेस ट्रैक एक रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 367 सेंटीमीटर और 455 सेंटीमीटर है। तो ट्रैक की चौड़ाई कितनी है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर है? तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है ट्रैक इस प्रकार से एक रिंग के रूप में, अर्थात एक आपका ये और इसके अंदर एक ट्रैक है ये, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रैक बना है कि रिंग के रूप में ट्रैक बना है। अब कह रहा है कि जो उसका बाहरी जो आउटर सरकमफ्रेंस है, अर्थात ये है आपका 455 सेंटीमीटर, और जो आपका इनर सरकमफ्रेंस है वो है आपका 367 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बताना है इनके बीच की जो ये चौड़ाई है, अर्थात ये जो आपकी चौड़ाई है ये आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो जब ये एक सर्कल के रूप में है, ठीक है ना, एक जो ये रेस ट्रैक है एक रिंग के रूप में है, तो ये एक सर्कल बन गया। अब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है आपका 2 पाई r, ठीक है। अब अगर मैं r की बात करूं देखो तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब अगर हम यहाँ पर r की बात करते हैं तो इसका ये होगा रेडियस और इसका रेडियस ये होगा, ठीक है ना। जो बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस ये होगा और जो अंदर सर्कल उसका रेडियस ये होगा। अब अगर आप यहाँ पर इसके रेडियस को, जो बाहरी सर्कल है उसके रेडियस को आप r मान लें और जो अंदर का आपका रेडियस है उसको आप स्मॉल r मान लें, तो आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है r माइनस r। भाई अगर ये कैपिटल R में से इस स्मॉल r को आप माइनस कर दें तो ये आपको मिल जाएगी ना, ये आपको चौड़ाई मिल जाएगी, अर्थात ये आपको विड्थ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो विड्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो आपका जो है विड्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है कैपिटल R माइनस R हो जाएगा। अब देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका 2 पाई r माइनस 2 पाई r, तो ये हो जाएगा, अगर 2 पाई आप बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका जो है r माइनस r। अब देखो जो आपका आउटर जो आपका सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस दिया गया 455 सेंटीमीटर,
जो आपका इनर सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस दिया गया 367 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 पाई r माइनस r इक्वल्स टू 455 माइनस 367। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 15 माइनस 7 तो 8 और 14 माइनस 6 तो 8। ये हो जाएगा आपका 2 पाई r माइनस r इक्वल्स टू इतने के। पाई की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 22/7। तो r माइनस r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 88 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा 22 इंटू 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 7/22 होती है, 22/7 होती है। तो r माइनस r की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो ये आपका जो है 22 इंटू 2 आपका नीचे जाएगा, 7 आपका उसके साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 4 जा 88 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा आपका जो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r माइनस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, अर्थात जो आपकी विड्थ है अर्थात जो चौड़ाई है वो आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रैक की जो चौड़ाई है, ट्रैक का जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर इज 12 होगी, 16 होगी कि 26 होगी कि 56 होगी। तो देखिए जरा, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पे आप x का भाग दे दें, अगर आप यहाँ पर x का भाग दे दें तो ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर अपॉन x प्लस नहीं माइनस 4x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 0 अपॉन x तो 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब देखो इन दोनों का आप स्क्वायर कर दो, इन दोनों का आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x का आपने होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा ना, x प्लस 2 अपॉन x होगा। तो ये x स्क्वायर हटा दो, चूंकि x से x कट जाएगा ना तो यहाँ पे x बचेगा, x स्क्वायर नहीं बचेगा। क्लियर है। और इक्वल्स टू आपने इधर का भी क्या कर दिया, होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। अब इसमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का जरा फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है आपका यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में आपका x से s कट जाएगा और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर देखो अगर आप बात करें तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई भाई। ये आपको वैल्यू दी गई थी, आपने दोनों तरफ x का भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई, फिर आपने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है 4x स्क्वायर प्लस आपसे 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस आपका 16 अपॉन x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से एक बात समझिएगा, देखिए अगर इन दोनों को मैं एक जगह ले लूं और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों वैल्यू को देखो, यहाँ से
इन दोनों वैल्यू से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों वैल्यू से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा आपका प्लस का 2 मैंने बाहर ले लिया तो बचेगा आपका x प्लस 2 अपॉन एक्स। क्या बचेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 12 पता है। आपको x प्लस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी पता है, आपको जो है 4 पता है। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 56। कितनी आ जाएगी 56। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 56 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका जो है, क्वेश्चन है आपका कि इन पैरालेलोग्राम PQRS एंगल P इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल Q, देन द मेजर ऑफ कोण R इज। एक समानांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण Q का 4 गुना है, तो कोण R का माप क्या है? ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? देखो समानांतर चतुर्भुज की अगर बात आप करते हैं तो समानांतर चतुर्भुज में आपकी जो पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जो पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जो आपकी जो है जो आपकी अपोजिट साइड होती हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका समानांतर चतुर्भुज अर्थात आमने सामने की जो भुजाएं वो बराबर होती हैं और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। जैसे अगर ये P है, ये आप Q मान लें, ये आप R मान लें और यहाँ पे आपने S, तो जो P वाला एंगल है वो आपके R के बराबर होगा और जो Q वाला एंगल है वो आपके S के बराबर होगा। क्लियर है? जो आपका समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना, और जो आपके अपोजिट अर्थात जो आमने सामने की जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो कोण P बराबर किसके होगा? कोण R के, और कोण Q बराबर किसके होगा? कोण S के। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इन अ पैरालेलोग्राम PQRS एंगल P इज 4 टाइम ऑफ एंगल Q। कोण P जो है कोण Q का 4 गुना है। अब यहां पर जो है देखो, अगर आप ये मान लो, आपने मान लिया कि कोण Q बराबर A, आपने मान लिया कोण Q बराबर A, ठीक है, आपने क्या मान लिया? कोण Q बराबर क्या मान लिया आपने? A मान लिया। तो यहां पर दिया गया है कि कोण P बराबर अगर कोण Q के करना है तो आपको कोण Q में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भाई जो कोण P है वो कोण Q का 4 टाइम्स है, तो अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो कोण Q में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोण Q को आपने क्या माना है? A माना है, तो कोण P बराबर हो जाएगा आपका 4A। कितना हो जाएगा? 4A। अब देखो आपको ये पता है कि कोण P प्लस कोण Q इक्वल्स टू होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण Q बराबर आपका होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण P, अब देखो कोण P बराबर कोण Q के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 4A। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह A रखते हैं तो इसकी जगह हम 4A रख सकते हैं। 4A प्लस हो जाएगा जो है ये आपका जो है कितना? ये हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो A बराबर कितना आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा 180 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो अब अगर ये तो आपकी कोण Q की वैल्यू आ गई, जो 36 डिग्री आई किसकी वैल्यू आ गई? ये कोण Q की वैल्यू आ गई। कोण Q बराबर आपका 36 डिग्री। तो अगर मैं कोण P की बात करूं तो कोण P बराबर हो जाएगा 4 इंटू 36। कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 144 डिग्री।
144 डिग्री हो जाएगा। 4 के जो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144 डिग्री। अब देखो पहले मैंने आपको बता दिया था कोण P बराबर किसके है, कोण R के है, तो कोण R भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, कोण R भी आपका हो जाएगा जो है 144 डिग्री, कोण R भी हो जाएगा आपका 144 डिग्री का। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा गया कि कोण R का माप क्या है, तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कोण R का जो माप है वो आपका आ जाएगा 144 डिग्री, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।